जी, अस्सलाम वालेकुम। यार हम लोग अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे सेल फिजियोलॉजी। इसमें पहला एमसीक्यू है, ये थोड़ा-सा अजीब सा है। उसमें वो कहता है कि कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है सेल मेम्ब्रेन के अंदर? तो हमें इतना तो पता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होती है, लेकिन उसका ना आयन मूवमेंट में कोई रोल नहीं है। वो क्या करती है, वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है और साथ में आप कह लो कि स्टेबिलिटी, मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी प्रोवाइड करती है। कोलेस्ट्रॉल का ये रोल है। आयन मूवमेंट में ऐसा रोल नहीं है। ये अपने पास आगे एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट हम लोग। तो जो लिपिड बाइलेयर है सेल मेम्ब्रेन की, वो हाई सोल्यूबल होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। अच्छा, ये एमसीक्यू आते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, इनको जरा समझ लेते हैं। आप देखो जो सेल मेम्ब्रेन है ना हमारी, लिपिड बाइलेयर है, ऐसे ही है। तो इसके क्रॉस किसी सब्सटेंस की जो मतलब ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, उसकी परमेबिलिटी डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। साइज़ पे, अगर साइज़ छोटा होगा तो वो परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, बड़ा होगा तो मुश्किल से जाएगा। दूसरा अपने पास आ जाता है पोलैरिटी पे, तो सब्सटेंस पोलर है या नॉन पोलर है। पोलैरिटी में पता है ना, जिस तरह अगर लेट्स सपोज़ अगर हम बात करें वाटर के मॉलिक्यूल की, तो ये अपने पास आ गया वाटर का मॉलिक्यूल। तो इसमें हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को के पेयर को, एज़ अ रिज़ल्ट उसके पे नेगेटिव आ जाता है और जो हाइड्रोजन्स होते हैं इन पे पॉजिटिव आ जाता है। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, चूँकि इनमें पास ऐसा चार्ज होता है, तो इनका भी गुज़रना थोड़ा मुश्किल होता है। और तीसरी चीज़ अपने पास आ जाती है चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, मतलब जो कि एक्चुअली में चार्ज्ड होते हैं। जो कि एक्चुअली में चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब चार्ज मॉलिक्यूल्स जिस तरह के आप कह लो आयंस वगैरह, सोडियम आ गया, क्लोराइड आ गया, अभी जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है ना, इनका गुज़रना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? तो ये हाइली मतलब इम्परमेबल होते हैं, तो इनको ख़ास तौर पे चैनल्स चाहिए होते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है? तो ये कुछ स्टोरी है बेसिक बेसिक सी। तो अब देखो जो CO2 है, एक तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल भी है। इसी तरह CO2 की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें, मतलब जो गैसेस हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है? और ये क्या कहते हैं कि ये अनचार्ज्ड भी हैं, ठीक है? नॉन पोलर भी हैं। तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है कि इनके ऊपर इनका गुज़रना सबसे ईज़ी है। उसी उसके बाद अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि ऑल्दो ये आप कह लो कि स्मॉल है, ठीक है? और ये क्या कहते हैं अनचार्ज्ड भी है, लेकिन ये पोलैरिटी आ जाती है इसके ऊपर, तो इसकी थोड़ी-सी प्रोबेबिलिटी कम कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द गैसेस। और इसी तरह अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज़ की, तो जो ग्लूकोज़ है हमारे पास, ये सारे एमसीक्यू पॉइंट है, ये मतलब इधर डायरेक्ट नहीं पूछे लेकिन आ जाते हैं। तो कंपैरिज़न आपको पता होना चाहिए कि कौन ज़्यादा कौन कम। तो सबसे अच्छी गैसेज़, फिर अपने पास आ गया वाटर और फिर अपने पास ग्लूकोज़ आ गया। ग्लूकोज़ में ये सीन होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है? पोलर भी है, लार्ज लेकिन अनचार्ज्ड है, ठीक है? तो ये फिर तीसरे नंबर पे आ गया। इसके बाद बात करें तो आयन्स आ जाएँगे आपके पास कि यार ये सोडियम, पोटेशियम, ये जो आयन्स हैं, ये तो हाइली इनसॉल्युबल है ना, मतलब मेम्ब्रेन से तो हाइली इम्परमेबल है। मेम्ब्रेन से तो गुज़र ही नहीं सकते। इनके लिए बाकायदा चैनल चाहिए आपको, अगर इनको पास करना है आपने। तो ये कुछ बेसिक बात थी। और वो कहते हैं जो मैक्सिमम परमेबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो होती है वाटर को। अच्छा, देखिए, अव्वल तो ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि डिपेंड करता है उसने पूछना क्या चाहे। अगर देखो ना, वैसे जो सेल मेम्ब्रेन है, आपको मैंने बताया कि वो किसके लिए ज़्यादा परमेबल है, गैसेज़ के लिए एज़ कम्पेयर टू वाटर। ये बात ठीक है ना? तो इस हिसाब से तो आंसर बनता है बेशक कि नहीं, CO2 ऑक्सीजन वो ऑप्शन में हो तो उसके लिए मैक्सिमम परमेबिलिटी है। लेकिन अगर यहाँ ये हो सकता है कि हमारे पास ना वाटर के लिए बहुत ज़्यादा चैनल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसे कहते हैं एक्वापोरिन्स, ठीक है? अगर आप उनको मिला के मतलब जस्ट मेम्ब्रेन की बात ना करो, अगर आप बात करो वो पोर्स वगैरह जो भी सारे मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, वो सब चीज़ें मिला के, अब इन पोर्स के होने की वजह से ना वाटर की परमेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है? तब आपका आंसर ठीक है। तो ये थोड़ी-सी बात अपने ज़हन में रखनी है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। और कहते हैं जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं वो किस तरह अटैच होती हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ, या जो सेल मेम्ब्रेन है ना हमारी, इसके ऊपर 2 तरह की प्रोटीन्स अटैच हो रही होती है। एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स वो होती हैं जो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जा रही हैं, मतलब पूरे में हो। एक होती है पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो 2 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, पेरिफेरल साइड पे होती है और इंटीग्रल इधर इधर होती है, अंदर होती है। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है ना, ये किस तरह लिंक कर रही होती हैं, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बना रही होती है। हाइड्रोफोबिक इस तरह के, यहाँ भी ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं और लिपिड बाइलेयर तो वैसे ही हाइड्रोफोबिक है। तो दोनों ही पानी से बचने के चक्करों में आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस डेवलप हो जाती हैं। जबकि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है ना, ये बना रही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, जिस तरह के आयनिक बॉन्ड्स होती है ना, उस तरह की इंटरेक्शंस बना रही होती है। फिर अपने पास आ गया ऑक्सीजन। CO2 जो है वो लिपिड सोल्यूबल मेम्ब्रेन से इज़िली डिफ्यूज़ कर जाती है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा,
वाटर कैसे करता है, सेल के अंदर कैसे एंटर करता है, पोर्स के थ्रू, ठीक है ना, पोर्स, एक्वापोरिंस जो होते हैं हमारे सेल के अंदर। वाटर गोज फ्रॉम प्लाज्मा टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड फिल्ट्रेशन। हाँ, इस चीज को समझें। अब हमारे पास जो होती है ना ब्लड वेसल्स में से खून कैसे, मतलब प्लाज्मा कैसे बाहर जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कैसे जाता है, उसे वो प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ हाई प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से ना प्लाज्मा या कुछ सोल्यूट्स वगैरह, वो वाटर और सोल्यूट्स वो बाहर जाते हैं, इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। और अगर इसे उठाए फ्रॉम इंटरस्टिशियम टू द ब्लड वेसल, उसके अंदर जाए, प्लाज्मा के अंदर जाए, तो इसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। इसे कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को कहते हैं। और इसी तरह अगर सेल की बात की जाए कि लेट्स सपोज ये सेल है, ठीक है, और यहाँ ये हमने इंटरस्टिशियम डिसाइड किया था कि ये अपना एरिया था इंटरस्टिशियम का है। तो अगर सेल और इंटरस्टिशियम की जो क्रॉस चेंज हो रहा होता है, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, पैसिव ऑस्मोसिस, ये पैसिव प्रोसेस है। सही है, वाटर की अगर बात की जाए तो आई समझ। खैर, उसने कहा कि अगर प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कैसे जाता है, फिल्ट्रेशन से, कहते हैं सेल, वाटर फ्रॉम सेल इंटर्स द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। सेल, सेल से नहीं, फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं होता, वो क्या ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, सेल से जो क्रॉस चेंज हो रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली कंटेन्स, अच्छा जी, यार इन चीजों को ना अब थोड़ा सा हम समझते हैं। हम लोग ना कुछ दो तीन चार इनमें से डिस्कस करेंगे, इजी है, लेकिन आपको ना ये टेबल जरा पढ़ लोगे तो फायदा रह जाएगा। अब है लेवल लेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है अपने पास, में पता है, ये अपने पास न्यूक्लियस है और इसके साइडों पे ना बिल्कुल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, पहले रफ आता है, उसके बाद फिर आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। खास इस तरह इनका सिस्टम होता है। और एक एमसीक्यू ये भी बहुत पूछता है कि जो न्यूक्लियस है वो उसकी मेम्ब्रेन किसके साथ अटैच हो रही होती है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूस होती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा राइबोसोम्स होते हैं। और बेसिकली काम भी इनका यही होता है कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बना बना के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फेंकते जाते हैं। फिर बाद में उसकी जो भी फोल्डिंग वगैरह होनी होती है, वो सारा प्रोसेस होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, इसके अलावा वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूस है। आगे अपने पास आ जाता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये नेक्स्ट पोर्शन होता है ना, इसके ऊपर नहीं होते ये राइबोसोम्स। अब जब राइबोसोम्स नहीं होंगे तो ये प्रोटीन नहीं बनाते। इनका किस चीज में रोल होता है, इनका लिपिड्स बनाने में, लिपिड्स या स्टेरॉइड्स या फिर स्टेरॉइड रिलेटेड हार्मोन्स, ये बनाने में इनका रोल होता है। सही है, तो प्रोटीन्स कहाँ बन रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लिपिड्स कहाँ बन रहे हैं, स्टेरॉइड्स कहाँ बन रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके अलावा ये कैल्शियम स्टोरेज में भी इन्वॉल्व होते हैं। ये चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे। हमें पता है कि बाज स्मूथ मसल्स में या कार्डियक मसल्स में, तो वहां से फिर जब कैल्शियम रिलीज करते हैं ना सेल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर कंट्रैक्शन होती है, तो वो इसके अंदर स्टोर हो रहा होता है कैल्शियम। उसके अलावा ये कैटाबॉलिज्म या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस में भी इन्वॉल्व होता है। जिस तरह कि आप कह लो कि अल्कोहल की, ठीक है, अल्कोहल की या ड्रग्स की, या फिर इनकी जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है ना, उसमें भी इन्वॉल्व होता है। या स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस में, उनके मेटाबॉलिज्म में, इसमें भी इन्वॉल्व होता है। ये चीजें हमने देख ली। राइबोसोम्स की बात करें, तो जो राइबोसोम्स हैं, इनका क्या सीन है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। राइबोसोम्स दो तरह के पाए जाते हैं। एक अपने पास होता है जो कि फ्री राइबोसोम्स होते हैं, एक बाउंड होते हैं। जो बाउंड होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। फ्री राइबोसोम्स ऐसी प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में घूम फिर रहे होते हैं, और ये ना बेसोफिलिया प्रोवाइड करते हैं टू द सेल। ठीक है, अब बेसोफिलिया कैसे प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअली ना देखो, जो हमारे पास होते हैं, अगर आपको याद हो कि हमने कभी भी स्टेनिंग करें ना अपने सेल की, तो अंदर बेसोफिलिक होता है, मतलब ब्लू ब्लू सा होता है। और साइडों पे साइटोप्लाज्म में होता है वो जरा पिंक पिंक सा होता है, इओसिनोफिलिक होता है। तो जो हमें पता है, मतलब जो बेसोफिलिया होता है ना, उसकी बेसिक रीजन होती है ये डीएनए और आरएनए, ऐसे ही है। तो जो डीएनए आरएनए वो बेसोफिलिया प्रोवाइड करते हैं। जो अपने पास राइबोसोम्स है ना, राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए होते हैं, ऐसे ही है। तो ये भी बेसोफिलिक होते हैं। तो बाज जगह सवाल आता है कि जो साइटोप्लाज्म में अगर बेसोफिलिया हो, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म है, तो उसकी रीजन क्या है, तो उसकी रीजन ये है कि डीएनए या आरएनए मौजूद है इन द साइटोप्लाज्म। अब वो कहाँ से आ सकते हैं, वो फिर राइबोसोम्स के अंदर होते हैं एक्चुअली, तो वो में नजर आ रहे होते हैं। कुछ ये वाली बात है।
अब हम लोग ना आगे जो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग मेरे ख्याल है फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे राइबोसोम्स तक, तो उतना ही डिस्कस कर लिया हमने। पहला आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इस माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग पॉइंट है, इसको हम लोग डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है यार? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। अब सेल्फ और जिस तरह के एक अपने पास सेल होते हैं ना, सेल डिवाइड कर जाता है 1 से 2 में, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी ना 1 से 2 में जैसे डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है? और जिस तरह बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं। तो ये इनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी है, इसलिए इनको ना सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज़ भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और ये वही बात आ गई, इनके अंदर ना डीएनए होते हैं अपना, सही है? और किसी भी के पास अपना डीएनए नहीं होता ऑर्गेनेल के पास, इसके पास अपना डीएनए होता है। इसी वजह से ना ये जो साइंटिस्ट वगैरह जो एवोल्यूशन पे यकीन रखते हैं, वो कहते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ना ये बैक्टीरिया से आए हैं। इस सेल के अंदर पहले बैक्टीरिया आए, फिर वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, तो इस तरह कुछ स्टोरी वो बताते हैं। बाकी कहते हैं एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया ना हमारी, इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इन मेम्ब्रेन के ऊपर एक खास किस्म का फॉस्फोलिपिड होता है, उसे कहते हैं कार्डियोलिपिन। क्या कहते हैं? कार्डियोलिपिन। तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज जो एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज, ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ही पाई जाती हैं। तो सिर्फ इस ये जो फॉस्फोलिपिड है सिर्फ स्पेसिफिक है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, कार्डियोलिपिन जो है। तो इसको याद आपने ऐसे रखना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये अपना ये दिल सा बना लिया। तो कार्डियोलिपिन जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या होती है? कार्डियोलिपिन में। तो आप इस तरह याद रख सकते हो इसे। फिर कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडिएंट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी, अब इसमें ये होता है कि हमारे पास है ना यार, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने दो मेम्ब्रेन्स बनाई थी, अब इसके ऊपर ना मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स होती हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 1, 3, 4 इस तरह कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर आपको याद हो, तो यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन वन बाय वन एक से दूसरे की तरफ गुजरते हैं, और एज रिजल्ट क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन के गुजरने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इस्तेमाल करके हम लोग पंप करते हैं H प्लस आयंस को इन द इनर मेम्ब्रेन जो मैट्रिक्स है यहाँ पंप करते हैं, और यहाँ प्रोटॉन कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देते हैं। फिर ये ग्रेडिएंट बन जाते हैं, मतलब बाहर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं और अंदर कम होते हैं। फिर एक खास चैनल होते हैं, उसके थ्रू फिर प्रोटॉन को दोबारा डाउनग्रेड मूव करवाते हैं, और एज रिजल्ट एटीपी प्रोड्यूस करवाते हैं हम लोग। तो ये बेसिक स्टोरी अगर आपको याद होगी सारी, जस्ट मैं रिवाइज करवा दी है। A cell which would contain many mitochondria in its apical portion is ciliated cell। अब होता ये है जो ciliated cells होते हैं ना, इनको cilia के लिए बड़ी एटीपी चाहिए होती है, तो इनके अंदर ना बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एपिकल एरिया पे नहीं होते, क्योंकि एपिकल एरिया तो इटसेल्फ cilia ने अकोमोडेट किया, अपना फिल किया होते हैं। तो इनके माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा सब एपिकल कह लो पड़े होते हैं, तो यहाँ लेकिन बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होते हैं एनर्जी देने के लिए सीलिया को। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, विच ऑर्गेनेली एनर्जी हाउस कौन है? एटीपी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। और प्रोटीन्स फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया आर कहाँ से बनती है? फ्री राइबोसोम से। अच्छा देखें, मैंने आपको बताया ना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक है अपने पास, इसके अंदर अपना डीएनए भी होता है, ये सारी चीजें बताई, ये डिवाइड भी करता है, लेकिन जो इसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह बनती है, ये सारे जो डीएनए में चीजें चाहिए होती है ना, वो इसके अपने डीएनए से नहीं बन जाती। ये तो अपनी खुद के डीएनए से ना सिर्फ कोई तकरीबन आप करो थोड़ी सी प्रोटीन्स बनाता है, 10-12 कोई प्रोटीन्स बना रहा होता है, ऑलमोस्ट 13 प्रोटीन्स बना रहा होता है अपनी। इसको तो 1000 से ज्यादा प्रोटीन्स चाहिए होती है। तो बेसिकली जो प्रोटीन्स वगैरह है वो इसकी सारी न्यूक्लियस से ही आ रही होती है, मतलब न्यूक्लियस का डीएनए बना के भेज रहा होता है। सही है। इसका बस ये है कि इसका ना इसका डिवाइड करने का तरीका अलग है, मतलब ऐसा नहीं होता कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये ना एक नया माइटोकॉन्ड्रिया स्क्रैच से डिवाइड बन जाएगा, ऐसे नहीं होता। ये पिछले माइटोकॉन्ड्रिया से ही डिवाइड करके दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं, ठीक है। तो बस ये इसके एक्चुअली सेल्फ रेप्लिकेशन है, मतलब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इसको अकेला रख दोगे तो ये अपने आप ही डिवाइड होता फिरेगा। ये सेल्फ मतलब सेमी ऑटोमेटस है, कुछ ठीक है ना। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है। ये आगे आते हैं कुछ एमसीक्यूज। अच्छा, आरबीसीज जो होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ऐसे ही है ना। तो आरबीसीज हमें पता है वो एटीपी के लिए खुद नहीं बना सकते, वो ग्लूकोज जो होती है ना फ्रीली अवेलेबल ब्लड में, उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, उस पर रिलाई कर रहे होती है। अच्छा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इन अ सेल इज फॉर्म्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे कई जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसमें बहुत ज्यादा फ्री ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं। उसकी रीजन यही होती है, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसके अंदर चल रही है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो उस नतीजे में ना कई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही होती हैं।
तो फ्री रेडिकल्स भी बन रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नतीजे में। इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय न्यूक्लियर जीन। ये बात याद रखनी है कि ज्यादातर जो प्रोटीन्स है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वो न्यूक्लियस से ही बन के आ रही होती है। स्टूडेंट इज वाचिंग ऑर्गेनेली अंडर माइक्रोस्कोप व्हिच इज इन डिवाइडिंग स्टेज। अच्छा हाँ, ये समझ आ गई ना बात की, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाली बात आ गई। राइबोसोम्स की बात करें, राइबोसोम्स कहते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स में बेसोफिलिया, मतलब कोई आप कह लो कि कोई सेल है जिसने ना बहुत ज्यादा प्रोटीन्स बनाने में जिसका रोल है, वो बना रहा है, धड़ाधड़ प्रोटीन्स बना रहा है। और हमने देखा उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, उसके अंदर बेसोफिलिया बहुत ज्यादा है। वो बेसोफिलिया क्यों है? क्योंकि आपको पता है प्रोटीन्स के लिए राइबोसोम्स चाहिए होते हैं, और राइबोसोम्स बेसोफिलिया काज कराते हैं क्योंकि इनके अंदर राइबोसोमल आरएनए होते हैं। तो ये बेसिक सी स्टोरी पे ना उसने कई सवाल पूछ लिए। अच्छा, polychromasia in erythropoiesis is due to hemoglobin and ribosomes। polychromasia मतलब मुख्तलिफ कलर, डिफरेंट कलर्स। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, जो हीमोग्लोबिन है ना, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है इओसिनोफिलिया। ये प्रोटीन है ना एक, ये इओसिनोफिलिया दे रही काज मतलब प्रोवाइड करी होती है। जबकि राइबोसोम्स है उससे बेसोफिलिया हो रहे होते हैं, तो पोलीक्रोमेसिया हो रहे होते हैं इन सेल्स में। और ये एक स्टोरी है, प्रोटीड ग्लैंड था, उसको मैंने देखा दुखा, और बाद में साइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिया मिला। क्या रीजन थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से, या राइबोसोम्स। कहते उन्होंने क्या, अगर ऑप्शन में राइबोसोम्स हो तो वो प्रेफर करना है, और अदरवाइज फिर रफ, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी बेसोफिलिया जो है वो राइबोसोम्स की वजह से ही है ना एक्चुअली। अच्छा, फिर अपने पास आ गया कि ये सारी बातें होगी। इओसिनोफिलिया इन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस विल अकर ड्यू टू, जब एपोप्टोसिस होती है, नेक्रोसिस होती है, ज्यादा खास तौर पे जब एपोप्टोसिस होती है, तो हम ना सेल को पहले डीएनए आरएनए इसको तबाह कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जब वो खत्म हो जाता है, फिर वो जब आप कह लो कि डीएनए आरएनए चला गया सारा, तो एज रिजल्ट इओसिनोफिलिया हो जाते हैं पीछे। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें हमने देखा दो होते हैं, रफ होता है, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस होती है, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूस होता है। और क्या कहते हैं, ये वही सवाल आ गए, ये भी वही आ गया। अच्छा, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ से होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ कैसे होती है? उसके आपको मैसेंजर आरएनए चाहिए होते हैं जो कि डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आएगा। आपको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं जो जीएमपी, सीएमपी, एएमपी, ये सारी चीजें होती हैं, आपको ये चाहिए होती हैं। इन्हीं को मिलकर आपने बनाना होता है ना, मतलब इन्हीं को फॉलो करना होता है। फिर ट्रांसफर आरएनए आते हैं जो कि उठा उठा के अमीनो एसिड्स को लेके आ रहे होते हैं। राइबोसोम चाहिए होते हैं, और मेनी एंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो ये सब कुछ चीजें चाहिए होती हैं। मैनी प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? स्टेरॉइड्स का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। स्टेरॉइड सिंथेसिस, ठीक है। Symmetry of cell membrane is established primarily by which one of the following membrane synthesis in एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, अब इसका काम है मेम्ब्रेन बनाने में। मेम्ब्रेन बनाने में इस तरह क्या है, देखो, जो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने प्रोटीन्स बनानी है मेम्ब्रेन के लिए। जो स्मूथ है, इसने लिपिड्स बनाने हैं। तो जो लिपिड बनेगा, लिपिड बाइलेयर बनाने के लिए प्रोटीन्स है, वो सारी कहाँ से आनी है? वो ये यहीं से आनी है। अब इसने पता नहीं क्या पूछना चाहे, सही है। वैसे सिमेट्री जो होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो तो साइटोस्केलेटन प्रोवाइड कर होते हैं ना। खैर, जेनिसल बॉडीज आर मेनली प्रेजेंट इन रफ। जेनिसल बॉडीज क्या होती हैं? अगर लेट्स सपोज ये हमारा एक एक्सोन है कोई, ठीक है, हमें एक्सोन का तो आइडिया है ही, सॉरी, वो एक न्यूरॉन है, और उसका एक एक्सोन ड्रा कर रहा हूँ मैं, ये उसका एक एक्सोन आ गया, ठीक है। तो एक्सोन क्या करते हैं? एक्सोन, एक मिनट यार, सीन नहीं होते कि जो हमारा, हम लोग देखें ना, अगर अपने इसको न्यूरॉन को, तो इसके अंदर ना बड़ी निसल बॉडीज होती हैं, बहुत ज्यादा निसल बॉडीज। क्या होती हैं? ये ना राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह आपको नजर आ रहे होते हैं। आप अगर माइक्रोस्कोपिकली ने देखो, इसके साइड में सेल बॉडी के अंदर, ठीक है, इसकी सेल बॉडी है, ये एक्सोन है। तो मैं न्यूरॉन की सेल बॉडी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ नजर आ रहे होते हैं, इनको कहते हैं निसल बॉडीज। लेकिन हमने देखा कि जो एक्सोन हिलक है, एक्सोन हिलक वो एरिया होता है, ये वाला एरिया जहाँ से एक्सोन आप अराइज हो रहा होता है। ये एक्सोन है ना, जहाँ से अराइज हो रहा होता है, इसको कहते हैं एक्सोन हिलक। तो हमने देखा कि इसके अंदर निसल बॉडीज नजर नहीं आ रही होती, ये क्लियर होता है। इसको ना मैं बड़ा अच्छा आगे तस्वीरों के साथ डिस्कस करूंगा न्यूरो में। खैर, तो ये क्लियर होता है, यहाँ निसल बॉडीज नहीं होती। तो दो तरह से एमसीक्यू आता है। एक आता है कि भाई जो निसल बॉडीज हैं वो होती क्या चीजें हैं, तो आपने उसको बताना है कि भाईजान ये राइबोसोम्स होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, मतलब फ्री राइबोसोम्स होते हैं, साथ में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं।
फिर दूसरा सवाल आता है कि नेशनल बॉडीज़ कहाँ नहीं मौजूद होती? तो वो एक्सोन हिलक पे मौजूद नहीं होती, ठीक है? ये 2 जगह ये 2 एमसीक्यूज़ आते हैं और ये आगे भी बहुत ज़्यादा आएँगे। तो ये हमारा हो गया। अभी तक ये इतना ही करते हैं, बाकी फिर बाद में।